तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कैपिटल मार्केट। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल मार्केट को समझना ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मार्केट वर्ड हम शुरू से बतला रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें सारे प्लेयर हैं, बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिटेल इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, ठीक है, सारे प्लेयर हैं इसमें। तो अदर्स भी मार्केट है, जैसे कि हम लोग अभी मनी मार्केट पढ़ के आ रहे हैं, बट मनी मार्केट कुछ लिमिटेशन है। उसी प्रकार फॉरेक्स में सब कोई ट्रेड नहीं करता है, डेरिवेटिव सब कोई नहीं करता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में सब कुछ नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। तो वो सब मार्केट अवेलेबल है, लेकिन जो मार्केट में जो सबसे बड़ा मार्केट है एंड सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है, वो आपका कैपिटल मार्केट है, जिसका रेगुलेटर कौन है? तो आपका सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एसीबीआई, सेबी है। तो कैसे कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट इशू होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो कंपनी है वो कैसे कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट इशू करती है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए मनी रिक्वायर्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए मनी रिक्वायर्ड है। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 1 साल या उससे ऊपर के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ईयर। तो अगर ये बैंक के पास जाती है, ठीक है ना, तो अगर ज्यादा पैसा है, मान लीजिए कि इसको 1,000 करोड़ रुपया चाहिए, 5,000 करोड़ रुपया चाहिए, तो बैंक के पास अगर ये जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि लायबिलिटी ज्यादा आ जाता है ईएमआई का, कि उसकी बिजनेस चला ना चला। और बैंक भी नहीं देना चाहती है, क्योंकि बैंक को लोन का कंसंट्रेशन हो जाता है। लोन बैंक कभी नहीं चाहती है कि उसका एक मोटा रकम किसी को मिले, क्योंकि लोन पे तो ऑलवेज क्रेडिट रिस्क मंडराता रहता है। तो कोई भी बैंक नहीं चाहती है कि मुझे क्रेडिट रिस्क ज्यादा हो, करोड़ रुपए का क्रेडिट रिस्क हो। विजय माल्या देखिए पैसा लेके भाग गया, बैंक को कितना नुकसान हो गया, समझ में आ रहा ना। तो बहुत बड़ा रकम ना ही बैंक देना चाहती है एंड ना ही कॉर्पोरेट लेना चाहती है। तो सबके लिए आसान तरीका होता है कि कैपिटल मार्केट के थ्रू आप लोन ले लें। तो कैपिटल मार्केट के थ्रू आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेबी के पास जाना होगा। एंड सेबी के पास जाने के पहले आपको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बनाना होगा, ठीक है ना। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, पहली बार आप शायद ये नाम सुन रहे होंगे कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है। तो एक्चुअली रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है, आप जो भी काम करते हैं, मतलब कॉर्पोरेट, ये जो कंपनी जो भी काम करती है, इसका एक समराइज डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। क्या क्या उसमें होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में, एग्जाम में पूछता है। तो जो नोट्स आपको मिलेगा उसमें लास्ट में दिया होगा रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। और एक बार आपका कैपिटल मार्केट अगर समझ में आ गया ना, तो समझिए कि मार्केट समझ में आ गया, क्योंकि कैपिटल मार्केट ही सब कुछ है। बाकी सब जो मार्केट है उसका तो केवल नाम भर है, ये इसका नाम भी है एंड काम भी है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। तो जैसे कि मान लेते हैं किसी स्कूल कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है, तो उसमें क्या होता है? तो वहां पे स्कूल कॉलेज के विषय में डिस्क्रिप्शन होता है कि कौन प्रिंसिपल है इसके, कौन चेयरमैन है, कितना तक पढ़ाई होता है, कौन कौन सब्जेक्ट है, कितने क्लास है, कितने ईयर का पढ़ाई होता है, मतलब जो भी आपको एक स्टूडेंट को चाहिए वो सारा उसमें डिस्क्रिप्शन होता है। उसी प्रकार लास्टली जब कंपनी मार्केट में आती है अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेकर, शेयर बॉन्ड डिवेंचर को लेकर, तो पब्लिक भी जानना चाहती है कि भाई कंपनी कैसा है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं। जैसे कि अभी आपने देखा कि ट्रेजरी बिल में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये तो मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। लेकिन अगर सीडी एंड सीपी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आरबीआई बोलती है कि इसमें रेटिंग चाहिए। तो सामने वाला रेटिंग देखेगा कि भाई इसमें A3 से कम है कि नहीं, ठीक है ना। A3 से अगर कम है तो उसमें नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, और ऐसे भी उसको परमिशन नहीं मिलेगा। A1 है, A2 है तो सुपीरियर है। तो उसी प्रकार रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को देखकर जो जनरल पब्लिक है वो ये आकलन करती है, एक तरह से डिसीजन लेती है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ पूछिए।
ये कुछ आवाज आया है, तो अक्सर लगता है कि आप में से कोई कुछ पूछना चाहते हैं। चलिए कोई नहीं। देखिए, आप लोग कुछ पूछना हो तो आप माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। तो क्या क्या इसमें होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में? तो सबसे पहला तो आपका होता है, और ये एग्जाम में पूछता है, अगेन ये VBI है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस कंपनी के द्वारा इशू होता है। किसके लिए इशू होता है? तो पब्लिक के लिए इशू होता है। समझ में आ रहा है ना? किसको इशू होता है? तो सेबी के पास इशू होता है। ठीक है, सेबी एक तरह से इसको स्क्रूटनी करती है और उसके आधार पे परमिशन देती है कि आप जो है कैपिटल मार्केट के थ्रू फंड रेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसमें आपका बिजनेस का डिस्क्रिप्शन होता है कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। स्टील प्लांट है आपका, सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, FMCG में डील करते हैं, रियल एस्टेट में डील करते हैं, किस चीज में डील करते हैं, मेरे बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि आपकी आपकी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, आपका बैलेंस शीट क्या है, आपका अर्निंग स्टेटमेंट क्या है 3 साल का, तो ये सब होता है। इसके बाद से रिस्क फैक्टर, जैसे कि जो जो रेटिंग होता है, सिविल स्कोर आप चेक करते हैं, तो एक्चुअली सिविल स्कोर क्या है? रिस्क फैक्टर ही तो है कि आप देखते हैं कि इसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, उसी प्रकार आप सैलरी स्लिप क्यों देखते हैं? रिस्क फैक्टर ही तो है कि इसका रिस्क, आप पेइंग कैपेसिटी, आप जो है 6 मंथ का स्टेटमेंट क्यों देखते हैं? तो आप वही देखते हैं कि हाँ, कि क्या है, मैंने इसका ट्रांजेक्शन वगैरह करता है कि नहीं, ऐसा ही स्टेटिक पड़ा हुआ है। तो ये सारे चीज को आप देखते हैं। केवल केवाईसी के आधार पर तो भी आप लोन दे सकते थे ना, तो नहीं, वो नहीं देखते हैं। केवाईसी तो खैर बेसिक चीज है, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ देखते हैं। तो उसी प्रकार सेबी भी बहुत कुछ देखती है। तो इसी में आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, रिस्क फैक्टर है, ठीक है ना, ये सारे चीज है। इसके बाद से यूज ऑफ प्रोसीड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे आप किसी को लोन देते हैं तो आपसे पूछते हैं कि इस पैसा का आप क्या करेंगे। आप घर बनाएंगे तो होम लोन के लिए, पढ़ाई करना है तो एजुकेशन लोन है। समझ में आ रहा है ना? इस टाइप का जो है आप पूछते हैं। आपका कृषि का काम करना है तो किसान क्रेडिट कार्ड है। और भी बहुत सा चीज है के लिए। कुछ नहीं है तो चलो भाई, पर्सनल लोन आपने दे दिया, जो बहुत ज्यादा नहीं होता है, आपने दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड भी है बट इस सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। लेकिन कंपनी को ये बताना होता है कि आप मार्केट से हजारों करोड़ रुपए आप रेज करेंगे, तो उसका आप करेंगे क्या। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर लेंगे, नहीं, आपको पहले से बताना होगा। तो आप बताइए कि पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको पैसा लगाना है। ठीक है, तो यूज ऑफ प्रोसीड्स। इंडस्ट्री ओवरव्यू, कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उसमें आपका नाम कितना है। अब जैसे कि मान लीजिए टाटा का नाम लिया जाएगा, टाटा स्टील का नाम लिया जाएगा, तो एक इज्जत से लिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? टाटा स्टील का नाम एक इज्जत से लिया जाएगा। या कोई छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है स्टील का, तो उसका नाम उतना नहीं है। अब मतलब ऐसे डिस्कशन के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कि हम टाटा स्टील का नाम लेते हैं, ऐसे डिस्कशन के लिए। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, यहाँ पर पीर्स है। पीर्स का मतलब कि उसका जो और लोग जो साथी है, पीर ग्रुप होता है ना, कि उसके और लोग जो साथी हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी उनका कितना नाम है। तो ये आपका और किस में आता है, जैसे कि जिंदल स्टील है तो आपने नाम सुना होगा कि बढ़िया है। सेल है, बढ़िया है। समझ में आ रहा है ना? उसके पास है कोई शारदा है, तो ये उतना उतना अच्छा नाम नहीं है। तो ये अगर जाएगा कि हमको IPO लेके मार्केट में आना है, शेयर बॉन्ड लेकर अब मार्केट में आना है, तो इसका उतना जो है थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा सा कम दिया जाएगा। ठीक है ना? इसके वजह से वेदांता स्टील है तो इसका तो बहुत कम कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप बहुत कम है। तो यही चीज यहाँ पे देखा जाएगा कि मार्केट में आप कितने बड़े प्लेयर हैं, मार्केट ओवरव्यू क्या है। तो सेबी जब परमिशन देगी तो इन सारे चीजों को ध्यान में रख कर देती है। और इसके बाद से है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। मैनेजमेंट ही तो ऊपर बढ़ा देता है। ठीक है ना? मैनेजमेंट को देखा जाता है। इसके बाद से आप प्राइसिंग ऑफ द इशू, मतलब कितना प्राइसिंग रखना चाहते हैं अपने शेयर बॉन्ड, कितना प्राइसिंग रखना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा सा जो है ना, एक चीज ध्यान रखिए कि एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं मालूम चल पाता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट का
एग्जैक्ट प्राइसिंग पहले से नहीं बताया जा सकता है, वो एट ए मोमेंट ही मालूम चलता है। अब एफडी को बतलाया जा सकता है कि एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये बताया सकता है, बताया था ना कि जितने भी फिक्स वाले इंस्ट्रूमेंट है उसका बताया जा सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जो भी मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जो भी वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसका प्राइसिंग एग्जैक्ट आपको पहले से नहीं बताया जा सकता है, वो मार्केट में उसी क्षण होगा, अगला क्षण फिर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इसका प्राइस बैंड होता है, ये बताया जा सकता है। प्राइस बैंड जो होता है वो एक तरह का मिनिमम एंड मैक्सिमम होता है कि इसके बीच में हो सकता है, इसके बाद भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि इसी के बीच में होगा। तो प्राइसिंग ऑफ इशू, इस पर ध्यान दीजिए कि एग्जैक्ट प्राइस आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद से क्या है, बुक बिल्डिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बुक बिल्डिंग क्या होता है, तो लिखा भी हुआ है कि बुक बिल्डिंग इज द प्रोसेस बाय विच एन अंडर राइटर डिटरमाइन द प्राइस। तो अब अंडर राइटर कौन होता है, देखे ना, ये काफी सब टर्म है जिसको सीखना है। अंडर राइटर होता है कि जैसे कि कोई भी कंपनी जब सोचती है कि हमको आईपीओ मार्केट में लेकर आना है, कैपिटल मार्केट में आईपीओ लेकर आना है, तो वो सोचती है और मार्केट में लेकर आना है और उसको आईपीओ लेकर आएगी, क्योंकि सेबी जब परमिशन दे देगी तो मार्केट में आईपीओ आ जाएगा, मार्केट में आईपीओ आ जाएगा। तो आईपीओ जो आएगा इसको हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट मतलब, प्राइमरी मार्केट का मतलब हुआ कि फर्स्ट टाइम कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार्केट में इशू हुई है। ठीक है ना, मार्केट दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मार्केट एंड दूसरा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, तो ट्रेडिंग होगा। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि जो एक पब्लिक है वो दूसरे पब्लिक को पैसा दे रही है और इंस्ट्रूमेंट ले रही है, मतलब जो खरीद बिक्री हो रहा है वो आपको पब्लिक के बीच में हो रहा है, एमंग पब्लिक। यहाँ पर पब्लिक है या कॉर्पोरेट भी आप कह सकते हैं। मतलब इसमें कितने प्रकार के इन्वेस्टर हो सकता है ट्रेडिंग में, तो आप नोट कीजिए 5 प्रकार के इन्वेस्टर हो सकते हैं। 5 प्रकार के इन्वेस्टर हो सकते हैं। पहला तो खुद प्रोमोटर ही हो सकता है, प्रोमोटर्स। तो इसके पास ज्यादा होल्डिंग हो सकता, अगर है किसी भी कंपनी का तो वो कंपनी बढ़िया मानी जाती है। ठीक है ना, प्रोमोटर। तो ये आपका एक तरह से जो मालिक होते हैं बढ़िया वाला, प्रोमोटर होते हैं। इसके बाद से आपका एफआईआई होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर से आते हैं पैसा लगाते हैं। ये कभी कभी मार्केट को मैनिपुलेट भी करते हैं, ज्यादा पैसा लगा देते हैं, शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है और फिर पैसा निकाल के चले जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो एफआईआई हुआ। इसके बाद से डीआईआई है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है ना, तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो कौन होते हैं, तो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, जो एएमसी वाले होते हैं, आपके एनपीएस वाले होते हैं, यूलिप वाले होते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये सब जितना भी मार्केट रिलेटेड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सब कुछ वो वो होता है डीआईआई। इसके ये भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद से आपका आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक प्रकार का इन्वेस्टर है कैपिटल मार्केट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है इन्वेस्टर है। और इसके बाद से आपका हम लोग टाइप के रिटेल इन्वेस्टर आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि कितने प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में, तो 5 प्रकार के ओवरऑल इन्वेस्टर होते हैं। अब उसका नाम तो डिपेंड करेगा कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। तो इस तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, तो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आता है, फर्स्ट टाइम इशू होता है, प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आता है। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, नाम से भी क्लियर है कि पब्लिक को पहली बार ये ऑफर किया जा रहा है। ठीक है ना, आईपीओ आता है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग से भी बता दें कि एक्चुअली जो आईपीओ आता है, कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेकर आती है तो इसको, ऐसे तो 5 लोग परचेज करते हैं, लेकिन इसको भी 5 लोग को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक आपको कॉर्पोरेट एंड दूसरा रिटेल। समझ में आ रहा है ना, एक आपका कॉर्पोरेट एंड दूसरा रिटेल। जो कॉर्पोरेट है उसमें सब आ गया,
उसमें आपका प्रोमोटर आ गया, क्योंकि बड़े वाले हैं, प्रोमोटर आ गया, एफआईआई आ गया, डीआईआई आ गया एंड गवर्नमेंट आ गया। रिटेल जो आ गया, अब रिटेल के लिए है कि रिटेल का जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है किसी भी शेयर में, किसी भी कंपनी के शेयर में, मैक्सिमम ये आपका 2 लाख है। तो कई बार ये एग्जाम में पूछता है कि भाई कॉर्पोरेट में एंड रिटेल में डिफरेंस क्या है, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे हम मानेंगे कि ये कॉर्पोरेट है, ये डिफरेंस, ये रिटेल है। ठीक है, तो रिटेल का जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है किसी भी एक कंपनी के शेयर में, वो 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। एंड जो आईपीओ आता है रिटेल के लिए, ये लॉट में आता है। ये जो इशू होता है ये लॉट में इशू होता है, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट। आप कितना भी लॉट का क्या कर सकते हैं, बिडिंग कर सकते हैं। जब आईपीओ आता है तो वहां पे क्या होता है, बिडिंग होता है। बिडिंग, बिडिंग मतलब बोली लगाना, मतलब कुछ जरूरी नहीं कि आईपीओ आएगा तो आपको मिल ही जाएगा। मान लेते हैं कि कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर इशू किया और बिडिंग जो हो गया वो 2 लाख शेयर का हो गया, समझ में आ रहा है ना, इसका अगर बिडिंग हो गया तो सबको कहां से मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, सवाल ही नहीं है सबको मिल जाए। तो फिर वो लॉटरी सिस्टम निकालेगी कि किसको मिलेगा, तो आधा लोग को मिला, आधा लोग को नहीं मिला। क्लियर ना। तो इसीलिए यहाँ पे बिडिंग होता है और प्राइस बैंड होता है, यहाँ पे प्राइस बैंड होता है। और फिर फाइनली जब आईपीओ रजिस्टर्ड हो जाता है किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो वहां से आपको ट्रेडिंग होता है, तो वहां से आप ले सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग के थ्रू आप ले सकते हैं, ओपन मार्केट में आप ले सकते हैं। जो ट्रेडिंग होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब यहाँ पे आपको मिल सकता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन के ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे आईपीओ में दिक्कत है, क्योंकि जितना कंपनी ने शेयर इशू किया है, ठीक है ना, वही मिलेगा। अब उससे ज्यादा आ गया तो नहीं मिलेगा। ये भी बता दें कि जो लॉट होता है रिटेल के लिए, इसका जो जो प्राइस होता है, 1 लॉट का जो प्राइस होता है, ये एप्रोक्स 15,000 होता है, 15,000 होता है, अप्रोक्स 15,000। अब 15,000 में कितने नंबर ऑफ शेयर होगा, ये तो डिपेंड करेगा कि कितना नंबर ऑफ शेयर है। समझ में आ रहा है ना, मतलब किसी शेयर का अगर उस कंपनी के शेयर का प्राइस अगर बैंड प्राइस में अगर 100 रुपया है, तो 15,000 को 100 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 150 शेयर हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि कितना शेयर है। मान ली कि एक शेयर ही 15,000 का है, तो एक ही शेयर मिलेगा 15,000 में। बट ऐसा कम ही होता है, किसी कंपनी का शेयर आईपीओ में ही 15,000 का हो, ऐसा कम ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कि ऐसा नहीं कि जहां पे नहीं समझ में आ रहा बता दीजिएगा, बीच बीच में आप लोग भी नहीं बोलते सर, आ रहिए। गया समझ में सर। हाँ, बीच बीच में आप लोग भी बोलते रहिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है ना, एकदम से साइलेंट हो जाते हैं तो लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये आपका है कि रिटेल इन्वेस्टर हुआ, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर हुआ। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि कंपनी आपका लॉन्ग टर्म के लिए फंड चाहिए, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लेकर आई, सेबी से परमिशन ली, आईपीओ आ गया। तो आईपीओ जो परचेज किया, वो दोनों कॉर्पोरेट भी परचेज कर सकते हैं, रिटेल भी परचेज कर सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग आपको देती है। मान लेते हैं किसी कंपनी का अगर अगर 10% ये आईपीओ लेकर आई है मार्केट में, शेयर लेकर आई है, तो इसको बताना होगा शुरू में ही कि हम 6% कॉर्पोरेट को दे रहे हैं एंड 4% आपको रिटेल को दे रहे हैं, ये इसको बताना होगा। ठीक है ना, कॉर्पोरेट का मतलब बड़ा वाला, रिटेल का मतलब छोटा वाला। तो आईपीओ, हर एक आईपीओ का इसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन विथ एनी स्टॉक एक्सचेंज, एनी स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में बहुत सारे हैं, बट जो अच्छे वाले इंडिया में है वो 2 है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों है। राइट, इसके पास आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मैंडेटरी है। देन ही आपका शेयर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग हो सकता है, तभी आपको सेकेंडरी मार्केट क्या करता है, वही वाली बात, लिक्विडिटी को बढ़ा देता है। वो आदमी जिसको आप शेयर बेचना चाहते हैं,
वो आदमी जहां से शेयर आप लेना चाहते हैं वो इजिली मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे अगर हमको ऐसे घर में बैठिएगा या मार्केट में आप किससे खोजिएगा कि टाटा स्टील के शेयर किसके पास है या किसी भी कंपनी का शेयर किसके पास है, कहाँ खोजिएगा? तो सेकेंडरी मार्केट में आप जाइएगा, वहां पे लोग जिनको बेचना है वो भी है, जिनको खरीदना है वो भी है, तो उसको हम लोग ट्रेडिंग कहेंगे। तो जो आईपीओ में जो पैसा रेज होता है, यहाँ पे जो मनी का कैश फ्लो होता है, ये जो कैश फ्लो होता है, ये कैश फ्लो कंपनी के पास रहता है, जिसके लिए कंपनी आईपीओ लेकर मार्केट में आती है। और अक्सर ये पैसा नहीं देती है, ठीक है। तो अगर शेयर है तो पैसा नहीं मिलेगा, बॉन्ड है तो पैसा फिर बाद में मिल जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं, अलग से बता रहा है कि कोई भी कंपनी, इसमें इतना चीज बतलाना है कि हर एक लाइन के बाद आपको चीजों को इंट्रोड्यूस करना है। तो जब मार्केट में आईपीओ लेकर आती है, तो ये आईपीओ आपको शेयर के फॉर्म में भी हो सकता है एंड बॉन्ड के फॉर्म में भी हो सकता है। जनरली यही दोनों इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे इसकी वेराइटी फिर अलग है। शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। तो शेयर के रूप में आ सकती है। शेयर में आपका दो प्रकार के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर एंड दूसरा प्रेफरेंस शेयर। और भी होते हैं, बोनस शेयर भी होते हैं, राइट इशू भी होता है। तो उस वो आपका वेराइटी है। टाइप्स दो ही है, एक होता है टाइप्स, दूसरा होता है वेराइटी। तो टाइप्स आपका दो ही, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी में आपको इन्वेस्टर को दो तरह का, तीन तरह का बेनिफिट मिलता है। एक आपका ऑनरशिप मिलता है, ऑनरशिप का टाइटल मिलता है। मतलब एक प्रकार के आप कंपनी के ऑनर है, मैंने एक शेयर भी अगर आप टाटा स्टील के ले लिए या किसी भी कंपनी का ले लिए, तो उस कंपनी के आप ऑनर ही कहलाएंगे। जो प्रोमोटर ऑनर है उस तरह का ऑनर ही आप कहलाइएगा। लेकिन अगर ये नाम का ही है, ऐसा नहीं कि हम एक शेयर ले लिए, अब टाटा स्टील कंपनी में घुस गए और आदेश देने लगे ये कर लो वो कर लो। मतलब ये नाम का है। जो लोगों ने ये सब स्ट्रक्चर बनाया था, वो बड़ा सोच समझ के बनाया था कि आपको एटलीस्ट फीलिंग तो होना, समझ में कि आप ऑनर है। फीलिंग ही इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी के हम ऑनर है। दूसरा चीज कि जब ऑनर होंगे तो वोटिंग राइट मिलेगा। ये वोटिंग राइट मिलता है। वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगी तो आपसे पूछेगी। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जब इंडिया का प्रधानमंत्री के लिए आपका डिसीजन होता है तो आप वोटिंग करते हैं कि हाँ, पार्टिकुलर सरकार को, पार्टिकुलर पार्टी को वोट करते हैं। उसी प्रकार कंपनी अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है तो आपसे पूछती है कि हाँ, आपके आपका क्या राय है, तो आप वोटिंग कीजिए। तो उसके लिए आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा, और उस वोटिंग कीजिए। पार्टिकुलर डे होता है, डे कि हाँ 3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के अंदर आपको बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। हालांकि उसका कोई असर उसर पड़ता नहीं है, उसका जो मैनेजमेंट है वो कर लेता है। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो स्पेशली उनको डिविडेंड का बेनिफिट होता है। डिविडेंड जो आपके पॉकेट में आता है, पैसा के रूप में पॉकेट में आता है, उसका बेनिफिट होता है। तो इक्विटी शेयर पे आपको दो तरह का, या किसी भी शेयर पे आपको दो तरह का बेनिफिट होता है। एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, एंड दूसरा जो होता है उस पर डिविडेंड मिलता है। बट ये जरूरी नहीं है, ये डिविडेंड जो होता है ये आपको वेरिएबल है, और हो सकता है डिविडेंड किसी साल ना भी मिले और 5 6 साल ना मिले। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना डिविडेंड देगी, देगी ना देगी, ठीक है, इक्विटी शेयर के ऊपर। फिर ना कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब शेयर के दाम जो बढ़े। मतलब अगर आप 100 रुपया लगाए हैं और कुछ साल आप रखें, तो ये अगर 200 रुपया हो गया, तो 100% का एप्रिसिएशन हुआ, कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। और इसके बीच में आपको डिविडेंड भी मिलता रहा, तो दो चीज आपको मिलता रहा। समझ में? जैसे जनरली आप अगर एफडी में पैसा, अगर मान लेते हैं कि अगर आप 100 रुपया लगाए हैं एफडी फिक्स डिपॉजिट में, तो यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या मिला? केवल आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। जो जो भी आपके बैंक दी होगी, 6%, 6.5%, 7%, वाट एवर, वही आपको मिला। ये नहीं कि एफडी में जो कैपिटल होगा कल होकर ये 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? केवल इंटरेस्ट मिला। लेकिन जो शेयर है, इसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा, शेयर का जो प्राइस है वही बढ़ गया, एंड साथ में आपका डिविडेंड भी मिला। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, आपको मालूम भी होनी चाहिए। इक्विटी शेयर,
प्रिफरेंस शेयर में आपको ऑनरशिप नहीं मिलता है, आपको वोटिंग राइट नहीं मिलता है। डिविडेंड यस मिलता है, बट इसका डिविडेंड जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है ना। प्रिफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स्ड होता है, मतलब हर एक साल एक निश्चित तौर पे मिलेगा ही मिलेगा। यही कारण है कि कंपनी ज्यादातर इक्विटी शेयर ही इशू करती है, प्रिफरेंस शेयर वेरी कम, ठीक है ना, बहुत मिनिमम इशू करती है। ये मार्केट में सबको मालूम ही नहीं होता है। तो जो ऑर्डिनरी शेयर है, ऑर्डिनरी का मतलब अगर कोई पूछे कि कोई बोले कि मेरे पास पर्टिकुलर कंपनी का शेयर है, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, इक्विटी शेयर ही मानेंगे, जब तक वो प्रेफरेंस बोले नहीं। लाइक प्रेफरेंस बहुत कम लोगों के पास होता है। डिफरेंस मालूम है, थ्योरेटिकल ये बात है, बट प्रैक्टिकली क्या मिलता है आपको, इक्विटी शेयर ही मिलता है। अब चले आइए बॉन्ड की तरफ, कि आईपीओ तो शेयर के रूप में भी आ सकता है, बॉन्ड के रूप में आ सकता है। तो बॉन्ड जो है एक प्रकार का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। और ये क्या हो जाएगा, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बोलिए या डेप्ट सिक्योरिटीज भी बोलिए, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्यों, क्योंकि मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो बॉन्ड क्या है, एक प्रकार का लॉन्ग टर्म लोन ही तो है, लॉन्ग टर्म आपका लोन है। और कोई भी इन्वेस्टर इसको जो परचेज करेगा, इन्वेस्टर वो परचेज करे, एक्चुअली वो क्रेडिटर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्रेडिटर हो जाएगा। मतलब अगर शेयर वो लेता है तो वो कंपनी का ऑनर हुआ, हिस्सेदार हुआ, ऑनर हुआ। बट अगर लोन, अगर बॉन्ड के रूप में वो पैसा देता है कंपनी को, दोनों पैसा तो कंपनी को जाएगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटर वो हो जाएगा, कंपनी क्या हो जाएगी इस सिचुएशन में, डेटर हो जाएगी, उसको पैसा कल होकर लौटाना है। समझ में आ रहा है ना, कल होकर लौटाना है विथ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों देना है। और इस पे जो इंटरेस्ट होता है उसका एक विशेष नाम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिए, ये आपको बहुत काम में आने वाला है, कूपन कहते हैं। दिस इज नोन एज कूपन, ये ना कूपन रेट, कूपन कहिए, कूपन रेट कहिए, मतलब बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग कूपन रेट कहते हैं। हाँ पूछिए। इंटरेस्ट इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है सर? कंपनी डिसाइड करेगी, जो देगा वही डिसाइड करेगी ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा कि एक्चुअली जो बॉन्ड होता है ये इशू तो करती है कंपनी, बट जो ट्रेडिंग होता है ये आपको मार्केट में होगा। तो इसीलिए बॉन्ड पे एक चीज जो होता है ये कूपन होता है। तो कूपन कंपनी डिसाइड की, लेकिन थ्रू बाई सेल, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, बाई सेल, इसमें बॉन्ड का पार्टिकुलर प्राइस होता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब जैसे कि मान ले कोई बॉन्ड 100 रुपया का है और इस पे मान लेते हैं कि 7% कूपन है, तो जिसके पास ये बॉन्ड होगा हर एक साल उसको 7% कूपन मिलेगा, ये तो कंपनी देगी। लेकिन बॉन्ड भी तो बाई सेल मार्केट में होगा, समझ में आ रहा है ना, बाई सेल होगा, तो इसका प्राइस जो होगा वो ट्रेडिंग के थ्रू डिसाइड होगा। तो इसीलिए इस पे वे आगे चल के बतलाएंगे, दो तरह का प्राइसिंग होता है। ये प्राइसिंग फ्लक्चुएट करता है, हालांकि कम ही करता है, शेयर इतना नहीं करता है। ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बॉन्ड को थोड़ा सा एक बार और सर बता देते हैं। क्या हाँ क्या पूछिए, नहीं सुनाई दिया, फिर से एक बार बोलिए। तो थोड़ा बॉन्ड के बारे में फिर से और बता देते हैं। हाँ तो बता ही तो दिए कि कोई भी कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो उस पे एक कूपन होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो हर एक साल इन्वेस्टर को मिलता है। मतलब जिसके हाथ में बॉन्ड होगा 7% मिल जाएगा, 100 रुपया का 7%, 7 रुपया उसको मिल जाएगा। अगर 100 रुपए का बॉन्ड है तो 7 रुपया मिल जाएगा। लेकिन बॉन्ड कोई जरूरी थोड़े है कि एक ही हाथ में रहे, आज एक हाथ में है तो कल दूसरा हाथ में रहेगा। मान ली कि जैसे कि एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, तो ये ट्रांसफर तो हो नहीं सकता है। अगर 100 रुपया आपने फिक्स डिपॉजिट में लगाया है तो ट्रांसफर हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। लेकिन जो बॉन्ड है
ये मार्केट में ट्रांसफर हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है। तो जो अगला पार्टी बॉन्ड लेगा वो 100 रुपया में ही लेगा, इसकी कोई जरूरी तो नहीं ना है, हो सकता है 95 में ले। तो ये डिपेंड करेगा मार्केट में कि वो कैसा सिचुएशन है। हो सकता है कि रातों रात कंपनी का कुछ कुछ बैड न्यूज मार्केट को मिल जाए, तो कोई बॉन्ड बेचने वाला हो, तो हो सकता है कि वो 95 ही रुपए में बॉन्ड बेच के निकल जाए। बट मान लेते हैं कि अगर कोई I1 है जो 100 रुपए में बॉन्ड लिया था एंड I2 को उसने 95 में बेच दिया, तो अगर 1 साल तक बॉन्ड अगर I2 के पास रहेगा तो 7 रुपए तो मिलेगा ना, भले ही वो 95 में कर दे, लेकिन 7 रुपए तो मिलेगा। अगर 1 साल तक ये भी लिख रखा है अपने पास, तो इसने 100 रुपए में खरीदा, इसको भी 7 रुपया कूपन मिलेगा। मतलब मार्केट में बॉन्ड का जो प्राइस है वो तो अप डाउन कर सकता है मैच्योरिटी तक। मैच्योरिटी पे कंपनी क्या देगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दे देगी और वो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक तो अप डाउन हो सकता है ना, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है सर, हो गया, आप समझ लीजिए। हाँ ठीक है। अब मान लीजिए कि एकदम से नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिएगा, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। तो बॉन्ड क्या है, एक प्रकार का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, एंड शेयर क्या है, एक प्रकार का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। तो आईपीओ आपका दोनों के फॉर्म में आ सकता है, शेयर के फॉर्म में भी आ सकता है एंड आपका बॉन्ड के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यहीं पे है कि ये आपका प्राइमरी मार्केट हो गया, ये आपका सेकेंडरी मार्केट हो गया। प्राइमरी मार्केट में जो पैसा रेज होगा ये आपको कंपनी को चला जाएगा। अगर शेयर में अगर पैसा कंपनी ली है तो ये पैसा फिर लौटाती नहीं है, क्योंकि फिर शेयर उसको देना होगा, सॉरी वापस लेना होगा, देन बाई बैक करना होगा, देन वो शेयर का पैसा लौटाएगी, जो बहुत कम ही होता है मार्केट में, बट कम ही होता है। लेकिन जो बॉन्ड का पैसा है वो आपको लौटाती है। आईपीओ में आपका शेयर भी हुआ एंड बॉन्ड भी हुआ, तो बॉन्ड का पैसा तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको देना ही होता है, लेकिन शेयर का पैसा नहीं मिलता है। तो इन्वेस्टर को क्या होता है, दोनों में प्राइस का तो डिफरेंस जरूर होगा ना सर? अरे तो दोनों तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, हम प्राइस का डिफरेंस क्यों कहेंगे, दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है। नहीं। हाँ, मान ले कि अगर कोई बोले कि चलो भाई आम और लीची के विषय में कुछ बताओ डिफरेंस, ठीक है ना, तो केवल इतना कह देने से तो काम नहीं चलेगी, दोनों फल है। दोनों कंपेयर करना ही बेकार है। ये एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, केवल दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इतना कह देने से कंपेयर करना उचित नहीं है ना। दोनों का नेचर अलग जी। है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। इसका पैसा ये कभी वापस नहीं करेगी, शेयर का पैसा, बॉन्ड का पैसा उसको वापस करना होगा विथ इंटरेस्ट। हर एक साल देना होगा। तो ये है आपको प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। अब आइए थोड़ा सा एनएससी एंड बीएससी के विषय में बतलाते हैं, ठीक है। एनएससी बीएससी के विषय में बतलाते हैं, तो उसके बाद से क्लास को थोड़ा समाप्त करेंगे। आपने जो है निफ्टी सेंसेक्स का नाम भी सुना होगा, मालूम है क्या निफ्टी सेंसेक्स? इसमें एक हम वीडियो छोटा सा बनाए थे, आप लोग ने देखा क्या? नहीं देख पाए सर, निफ्टी और सेंसेक्स सिर्फ सुने हैं वो। एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं, आप ग्रुप में डाले थे, पता नहीं आपने देखा कि नहीं। नहीं देखे जैसे कि बोला, आपने से कोई नहीं देखा, एक बार देखिएगा। एक छोटा सा वीडियो 3 मिनट का बनाए हैं, फिर भी बताए थे। अक्सर ये वर्ड जो है आपको मार्केट में यूज होता है, ये मार्केट में यूज होता है, पेपर में यूज होता है, न्यूज न्यूज जब आप देखते होंगे तो वहां पे आपको आता है सेंसेक्स बढ़ गया, निफ्टी बढ़ गया, सेंसेक्स निफ्टी घट गया, बढ़ गया। तो एक्चुअली ये है क्या, तो ये एक्चुअली कैपिटल मार्केट का इंडेक्स है, समझे ना। अब इंडेक्स क्या होता है, जो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करेगा। अब इंडेक्स तो जिस चीज का इंडेक्स है वो इंडिकेट करेगा, लेकिन ये चूंकि मार्केट का कैपिटल मार्केट का इंडेक्स है, तो यहां पे इंडिकेट करेगा कि मार्केट अप है या मार्केट डाउन है। मतलब ग्राफ अगर हम से दिखाएं कि मार्केट ऊपर की ओर है या मार्केट नीचे की ओर है, अप है या मार्केट डाउन है, दिस इज कॉल्ड अप एंड दिस इज कॉल्ड डाउन।
अप वाले को हम लोग बुल कहते हैं, ठीक है। मार्केट का ये टर्मोलॉजी है। रियल में बुल का मतलब जो भी हो, बट यहाँ पे बुल का मतलब मार्केट अप है। एंड डाउन को हम लोग क्या कहते हैं, किसी को मालूम है? बेरिस बोलते हैं। बियरिश बोलते हैं। वेरी गुड। बियर मार्केट या बेरिश मार्केट, बुलिश मार्केट, हाँ, पुलिस राइट, मार्केट है। बुलिश मार्केट, ठीक है। तो ये क्या है? निफ्टी एंड सेंसेक्स मार्केट का इंडेक्स है, मार्केट का इंडिकेटर है, मार्केट का इंडिकेटर है, जो बताता है मार्केट अप है या डाउन है। बट ये चीज आया कहां से? ये तो ठीक समझ में आ गया कि मार्केट का ये इंडेक्स है जो बताता है मार्केट अप एंड डाउन है, बट ये है अभी भी मालूम नहीं चला कि ये है क्या। तो हमने आपको बतलाया है कि जब भी कंपनी कोई आईपीओ लेकर आती है, अब पूरा प्रोसेस नहीं बता रहे आपसे, यहां से बता रहे हैं। जब आईपीओ लेकर आती है तो सेबी बोलती है कि आईपीओ का लिस्टिंग कराना जरूरी है, लिस्टिंग विथ एनी स्टॉक एक्सचेंज, समझे? जो कि हमने यहाँ पे बतलाया है कि आईपीओ का रजिस्ट्रेशन होता है विथ एनी स्टॉक एक्सचेंज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्टिंग कहते हैं। और आपने सुना होगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या हुआ? नथिंग बट कि उसका शेयर मार्केट में खरीद बिक्री हो रहा है, इसके अलावा कुछ मतलब नहीं हुआ। कि किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज से वो लिस्टेड है और उसका शेयर मार्केट में खरीद बिक्री हो रहा है, जनरल पब्लिक के सामने है, ठीक है ना? बस इसके अलावा कोई मतलब नहीं हुआ। तो लिस्टेड कंपनी है। किधर गया? ठीक है, ये आपका लिस्टेड कंपनी है। तो किसके साथ लिस्टेड है? तो किसी ना किसी आपका स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड है। तो इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि हमने आपको जो नोट्स दिया है इसमें आप देखिएगा, तो इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। आपका देखिए, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना? इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना? जिसमें से ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज का अलग ही रुतबा है और है, क्योंकि ये इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। इवन कि आपने जो बीएसई है, जिसको हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, ये तो बहुत दिन से काम कर रही है। इसको, ये जहां पे बीएसई है उसको हम लोग जिस जगह पे है वहां पे एक गली है, उस गली का नाम है दलाल स्ट्रीट। मे भी आपने सुना, क्योंकि इसके जो ब्रोकर होता है उसको दलाल ही कहते हैं, तो इसलिए उसका नाम है दलाल स्ट्रीट, राइट ना? उसी प्रकार जो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये तो आपका एशिया का ओल्डेस्ट है। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है जिसके थ्रू लोग ट्रेडिंग करवाते हैं। जो कंपनी है ये अक्सर इन्हीं के थ्रू ट्रेडिंग कराती है, क्योंकि ये जितना भी नाम है ये सारे सेकेंडरी मार्केट के क्रिएटर हैं, ये सारे सेकेंडरी मार्केट को क्रिएट करते हैं, सेकेंडरी मार्केट को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएटर तो सब है, लेकिन जो आपका एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत पॉपुलर है। अब अंदाजा लगाइए कि एनएससी के पास कम से कम 2700 कंपनियों का शेयर लिस्टेड है, मतलब इस 2700 कंपनियों को देख रहा है, उसका शेयर इसके थ्रू खरीद बिक्री हो रहा है। उसी प्रकार बीएसई तो और बड़ा है, ये करीब 5200 कंपनियों का शेयर ये खरीद बिक्री करवा रहा है सेकेंडरी मार्केट में। तो चूंकि मार्केट अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, मार्केट में अगला पल क्या होगा कोई नहीं जानता है, तो 2700 शेयर, 5200 शेयर
मान ली कि अगर कोई इन्वेस्टर अगर 1 लाख रुपया बैंक में लेके जाए तो उसको मालूम तो है ना कि भाई अगर एफडी में इन्वेस्टमेंट करना है तो मालूम तो है ना कि एक को एफडी एक ही प्रकार का एफडी होता है। दूसरे बैंक में जाएगा तो उसी प्रकार का एफडी होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। बट यहाँ मार्केट में तो हर एक शेयर का अलग कंफ्यूजन, अलग चीज। 2700 कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, समझ में आया? तो इस तो इन्वेस्टर के लिए ये थोड़ा सा सुविधा बना दिया एनएससी एंड बीएसई ने। क्या बना दिया कि ये लोग अपना अपना इंडेक्स बनाया। एनएससी ने क्या बना दिया, निफ्टी बनाया, निफ्टी। एंड बीएसई ने क्या बनाया, सेंसेक्स बनाया। अब बनाने का मतलब क्या है, मतलब ये 2700 में से ये वैसे 50 कंपनियों का एक ग्रुप लिया और उस कंपनी का नाम क्या रख दिया, निफ्टी। इसके अलावा कुछ नहीं है। निफ्टी इज ए ग्रुप ऑफ 50 कंपनीज एमंग एनएसई लिस्टेड कंपनीज। इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, कि निफ्टी जो है वो ग्रुप ऑफ 50 कंपनीज का है। और वो 50 कंपनीज कहाँ का है, एमंग एनएसई लिस्टेड कंपनी। अब ये निश्चित सी बात है कि ये जो 50 कंपनी होगा ये इंडिया का टॉप कंपनी होगा। अब इसका जो परफॉर्मेंस होगा, अगर ये अप की ओर दिखला रहा है निफ्टी, इट मीन्स की मार्केट अप की ओर है। अगर ये डाउन की ओर दिखला रहा है तो मार्केट डाउन की ओर है। तो एक तरह का ये मार्केट इंडिकेटर हो सर गया। सर हाँ, एक क्वेश्चन है बोलिए ना। कि अपन अपने इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अपना इंडियन इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर, उसमें सभी स्टॉक एक्सचेंज में जो है हम लोग इंडियन इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर, वो लिस्टेड या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो है उसका कोई क्राइटेरिया भी है क्या, कि जो बिल्कुल अगर क्राइटेरिया है, फॉरेन 100% क्राइटेरिया है। हाँ हर एक स्टॉक फॉरेन एक्सचेंज का अपना क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। अब एनएससी में आप लिस्टेड कराना चाहते हैं तो एनएससी वाला ने क्राइटेरिया दिया होगा। अब आईआईटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईआईटी क्राइटेरिया है कि आपको भाई इतना परसेंटाइल एडवांस में लेकर आना होगा, देन आप मेरे पास आइए तो आपको हम देंगे सीट, नहीं तो आप दूसरे आईआईटी में जाइए। टॉप टॉप 10 टॉप 5 आईआईटी का क्राइटेरिया है, तो इसका भी क्राइटेरिया है। उस लेवल तक हम लोग नहीं जाते हैं कि हर एक इंडेक्स का, हर एक आपको स्टॉक एक्सचेंज का क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि वो फिर एक अलग तरह का पढ़ाई हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जी जी हाँ, वो फिर अलग तरह का गूगल से आप निकाल सकते हैं कि एनएससी में लिस्टिंग का क्या क्राइटेरिया है। अगर आप बोलिएगा कि एनएससी में लिस्टिंग का क्या क्राइटेरिया है तो हम निकाल के दे देंगे आपको, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हर एक का क्राइटेरिया है। और ये जान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, अगर वो 1 लाख शेयर इशू की आईपीओ के रूप में, तो ये भी हो सकता है कि 50,000 शेयर वो एनएससी को दे दी कि आपके थ्रू ट्रेडिंग होगा, एंड 50,000 शेयर वो बीएससी को दे दी कि आपके थ्रू ट्रेडिंग होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारी जो अच्छी कंपनी है वो सारा शेयर एक ही स्टॉक एक्सचेंज को नहीं देता, वो एनएससी से भी लिस्टिंग करवा देता है, बीएससी से भी लिस्टिंग करा देता है, ठीक है ना। एनएससी से भी लिस्टिंग करा देता है, बीएससी से भी लिस्टिंग करा देता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी का नाम जो है निफ्टी जो हो गया, वो आपको 50 कंपनियों का एक ग्रुप बना दिया एनएससी ने और उसका नाम निफ्टी लिख दिया। उसी प्रकार सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनियों का बीएससी ने एक ग्रुप बना दिया, 30 कंपनियों का, और उसका नाम सेंसेक्स रख दिया। अब इसमें यह है कि निफ्टी में जो कंपनी है या सेंसेक्स में जो कंपनी है, ये टॉप कंपनीज है इंडिया का, लेकिन ये बदलता रहता है, ये कोई स्टैटिक नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। कोई गवर्नमेंट का, कोई सेबी का, किसी का भी वो रूल नहीं कि उसमें कौन होगा, उसका अपना क्राइटेरिया, जैसा कि आपने बोला उसका वेटेज है। अगर वो टॉप से हट गया, इंडिया के टॉप से मान लीजिए दिवालिया हो गया, इसका मतलब थोड़े कि निफ्टी बंद हो जाएगी या निफ्टी 50 से 49 हो जाएगा या सेंसेक्स 30 से 39 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, वो रहेगा 30 ही, तो एक कंपनी हट जाएगी दूसरी कंपनी आ जाएगा। तो आइडिया हो गया क्या सेंसेक्स एंड निफ्टी के विषय में। आपसे देखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राहुल जी, आलोक जी बताइए। जी सर, हो गया, आइडिया हो गया फिर इसका आगे। ठीक है, तो आज का पढ़ाई यहीं तक हम रोकते हैं और मिलते हैं मंडे को
ताकि आप डिटेल में आप पढ़ सकें। नोट्स वगैरह हम भेज देते हैं और